एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विवेक एंड वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पिछले लेक्चर में हमने क्या बात करी थी, अपने पूरा अपना फर्स्ट प्रोग्राम समझ लिया था, लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें समझ ली थी, कोड करके देख लिया था। VS कोड के अंदर भी हमने थोड़ी बहुत बातें कर ली थी और छोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, जैसे कि यूजिंग नेम स्पेस STD। ठीक है, तो यार आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे। आज का लेक्चर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले तो हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है, वेरिएबल्स और कमेंट्स और ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट में यार हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो बने रहिए इस लेक्चर में हमारे साथ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो यार अभी कंप्यूटर स्क्रीन में मैं नहीं जाऊँगा, सबसे पहले हम थोड़ा वार्तालाप कर लेते हैं। मैं आपसे थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ कि यार वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को आप समझिए डेटा कंटेनर्स। कंटेनर्स क्या होते हैं यार, आपके कंटेनर्स जैसे आप किचन में देखते हैं, ठीक है, शक्कर आपकी शुगर रखी हुई है वो एक अलग कंटेनर है, आपका नमक सॉल्ट रखा हुआ है वो एक अलग कंटेनर। ठीक है, तो इसमें आप समझिए डेटा। डेटा क्या होता है, डेटा बेसिकली अगर आप डेफिनेशन देखें तो यार डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। डेटा को बहुत सारे डेटा को जोड़ दोगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लैपटॉप, हैंड, फेस, ये छोटी छोटी चीज़ें डेटा है, उनको जोड़ करके इन्फॉर्मेशन बनती है। तो डेटा को स्टोर करते हैं हम वेरिएबल्स के अंदर। वेरिएबल्स को हमने जैसे कि आपको पता है कंटेनर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सॉल्ट है, सॉल्ट आपका जो है अंदर का पार्ट है, उसको स्टोर कर रहे हैं आप एक डिब्बे में, तो वो डिब्बा आपका जो है वो हो गया आपका वेरिएबल। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स बनाते हैं, ऑब्वियसली हम डेटा के साथ काम करने वाले हैं तो वेरिएबल्स हम बनाएंगे। ठीक है, अब जो इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा होता है, ठीक है, वो बहुत प्रकार का होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कब बात करेंगे, डेटा टाइप्स वाली चीज़ में। ठीक है, अब एक छोटा सा आपको वेरिएबल बना करके दिखा देंगे। तो बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें यार, वेरिएबल बनाना बहुत बेसिक है, वेरिएबल बहुत आसान है समझने में। और साथ में हम बात करेंगे कमेंट्स की, तो ये सारी चीज़ें हम कोड में चल के देखते हैं। तो अब हम चलते हैं यार अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और इसमें हम आपको दिखाते हैं अपना पहला प्रोग्राम जो अपने कल बनाया था। उसमें ऑलरेडी हम कमेंट्स की बात कर चुके हैं। ठीक है, कमेंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या होता है कैसे होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो यार ये है आपका first.cpp आपने प्रोग्राम बनाया था। इसमें हमने ये जो चीज़ें करी थी, ठीक है, / 2 बार लगाया था, इनको हम बोलते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, हम कमेंट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। कमेंट क्यों कर रहे हैं, हम कमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम देख सकें, हम अपने फ्यूचर, खुद के फ्यूचर रेफरेंस के लिए कमेंट करते हैं। कमेंट कभी भी कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा। ऐसे समझिए कि कमेंट जो है प्रोग्राम में वो हमेशा इग्नोर हो जाएंगे। आप कुछ भी लिखिए, ABCDEFGH कुछ भी लिखिए, वो हमेशा इग्नोर होगा, कंपाइलर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने कुछ भी लिखा है, यहाँ पर ये मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ, या फिर थोड़ा सा हम कहें कि यार थोड़ा मीनिंगफुल कमेंट लिखते हैं, तो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो मैं ये लिखना चाहता हूँ, ये मेरा पहला प्रोग्राम है, मैंने C++ में बनाया है और दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम लिख दिया है। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट नहीं करता हूँ तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे क्या लिखा हुआ है 5वीं लाइन पे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को कमेंट करना पड़ता है। कमेंट कैसे करेंगे, // ठीक है, // किया, ये कमेंट बन चुका है। कमेंट बनते ही कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। उसके बाद आता है मल्टी लाइन कमेंट्स, एक से ज़्यादा लाइन आपको कमेंट्स की करनी है। दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये मैंने लिख दिया। मान लीजिए मैं यहाँ पर दूसरी लाइन लिखता हूँ, दिस इज़ द सेकेंड लाइन। ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड लाइन, इसको मेरे को कमेंट करना है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है यार, इसमें भी मैं // कर दूंगा। लेकिन दोनों को मेरे को जो है ऐसी 100 लाइन कमेंट करनी, तो मैं ऐसे हर एक में तो // करूँगा नहीं। तो 100 लाइन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनके कमेंट्स को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, कमेंट मैंने कैसे हटाया है, आप इन चीज़ को सिलेक्ट कीजिए, और मैक में है तो कमांड और // और विंडोज़ में है तो आपका कंट्रोल/। ठीक है, तो ये // क्या कमेंट हो गया, बिल्कुल सिंपल, VS कोड में बहुत इजी है। तो अभी इसका कमेंट हटा देता हूँ। आपको मैं बताता हूँ मल्टी लाइन कमेंट बहुत आसान है, // से खोलना है और */ से बंद करना है। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर जितनी लाइंस मैं कुछ भी लिखूँगा ये सारी मेरी मल्टी लाइन कमेंट्स है। तो कमेंट्स बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, बहुत आसान है। वेरिएबल्स की हम बात कर रहे थे, वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं। वेरिएबल हम बनाते हैं यार, जैसे यहाँ पर int a = 5, ये एक मेरा वेरिएबल बन गया है, उसके अंदर डेटा स्टोर हो चुका है 5। ठीक है, डेटा स्टोर कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वो सारी हम बात करेंगे। a नाम का मेरा वेरिएबल है, a नाम का मेरा कंटेनर है जिसके अंदर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने यहाँ पर आज के लिए एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। आज यार हमारा सेकंड लेक्चर, तो मैं कर देता हूँ यहाँ लेक्चर सेकंड
लेक्चर सेकेंड डॉट CPP आपका एक्सटेंशन पता ही है। लेक्चर सेकेंड डॉट CPP से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं यार इंक्लूड हम करेंगे आईओस्ट्रीम को, और उसके बाद मैं लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std, ये तो हमने देख ही लिया था। उसके बाद मेरा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में मैं कर दूंगा रिटर्न 0, ठीक है, बढ़िया। तो आज क्या देखने वाले हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल बना दिया int a = 5, ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया, बहुत ही सिंपल सा वेरिएबल है, a इज़ द वेरिएबल। अब इसका नाम वेरिएबल क्यों है? इसका नाम वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी करेगी। वेरिएबल जो भी होती है, वेरिएबल लेंथ होती है तो उसकी वैल्यू वेरी करती है, बड़ी छोटी होती रहती है। उसी तरह से ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है। तो यहाँ जो मैं एनालॉजी आपको समझा रहा था कि यार आपके जो कंटेनर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, तो उसकी एनालॉजी समझाने के लिए यार डेटा टाइप्स का आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यार कि कोई बड़ा कंटेनर है, जैसे मान लीजिए आपका तेल का जो डिब्बा है घर पे, और वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारा तेल है, और जो आपका हिंग का डिब्बा है, ठीक है, जो मसालों का डिब्बा है वो छोटा है क्योंकि मसाले बहुत कम होते हैं। केसर का डिब्बा है वो छोटा है। तो अंदर के सामान के हिसाब से हमारा बाहर का कंटेनर होता है, ये बात समझते हैं आप। अंदर के सामान के हिसाब से हमारा बाहर का कंटेनर होता है। उसी तरह से हमारे वेरिएबल्स के अंदर भी सेम चीज़ होती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। पहला पार्ट हमने कवर कर लिया है, वेरिएबल क्या होता है, कमेंट्स क्या होता है। अब डेटा टाइप्स में समझते हैं वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स क्या होता है और उसका डेटा टाइप क्या होता है। तो ये चीज़ समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा डेटा टाइप्स क्या होता है। तो डेटा टाइप क्या होता है, डेटा का टाइप। वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर था, डेटा। तो डेटा टाइप्स क्या है, डेटा का टाइप। जैसे int a = 5 मैंने किया, तो 5 जो है वो मेरा डेटा है, उसका क्या टाइप है, फिलहाल मैंने बता रखा है int है। int मतलब इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 -1 -4, ये सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे ही बहुत सारे डेटा टाइप है। int एक डेटा टाइप है, ऐसे ही आपके बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। तो इन सारे डेटा टाइप्स को एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास 1 2 3 4 5 डेटा टाइप्स है, इंट, फ्लोट, डबल, कैर और बुलियन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट। बहुत आसान है, ठीक है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। इंट तो आपका -∞ से लेके +∞, इन्फिनिटी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, एक स्पेसिफिक रेंज है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो इंट जैसे मान लीजिए -2 हो गया, -5 हो गया, 5 हो गया, 64 हो गया, 9 हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। ये आपका इंटीजर है, 0 है, ये आपका इंटीजर है। तो जैसे आपने लिखा int a = 5, तो 5 एक वैलिड इंटीजर है, ठीक है, ऑब्वियसली इसमें स्टोर हो सकता है। उसी तरह से फ्लोट क्या होता है, फ्लोट होता है आपका यार फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वो होते हैं जिसमें डेसिमल आ जाता है। डेसिमल आपने बचपन में पढ़ रखा है, डेसिमल जैसे 4.64, ये एक डेसिमल नंबर है, इसलिए इसको यार फ्लोट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए पाई की जो नॉर्मल वैल्यू होती है 3.14, ये आपका फ्लोट हो गया, ठीक है। उसके बाद डबल की बात कर लेते, पहले कैर को अभी समझते हैं। डबल क्या होता है, फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है। डबल में कुछ नहीं होता है यार, फ्लोट जैसे ही होता है डेसिमल ही होता है। डेसिमल के बाद आपने कितने नंबर लिखे हैं, डबल में आप ज़्यादा लिख सकते हैं। फ्लोट में आपको एक लिमिट है, डबल थोड़ा बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए 3.14 आपका होता है, ठीक है, लेकिन मैं अगर लिखता हूँ 3.1415, ठीक है, और फिर मैं लिखता हूँ 96, ऐसा कुछ करके मैं पाई की वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ, तो 3.141596 ऐसा लंबा मैं जाना चाहता हूँ तो मैं डबल का यूज़ कर लूँगा। तो ये होता है फ्लोट और डबल। इनको बनाने के लिए ऑब्वियसली यार आपको ये जो लिखा हुआ है इसका यूज़ करना पड़ेगा। इंट लिखा हुआ है तो मैंने इंट यहाँ पर यूज़ किया है। तो इसका एक सिंटैक्स होता है, ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है, डेटा टाइप, जो भी आपका डेटा टाइप है, ठीक है, वो लिखेंगे आप। उसके बाद आप बनाते हैं वेरिएबल, तो आपको लिखना है वेरिएबल का नाम, VAR से समझिए वेरिएबल का नाम। उसके बाद = और उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका डेटा है, ठीक है, जो भी आपका डेटा है। जैसे मान लीजिए मैं एक फ्लोट वैल्यू बनाना चाहता हूँ, तो फ्लोट f = 6.5, ये हो गया मेरा फ्लोट f मेरा वेरिएबल बन गया, ठीक है। उसके बाद बात आती है यार कैरेक्टर के लिए है वो कैर क्या होता है आपका, कैरेक्टर, ठीक है। जैसे अपन ने क्या करा था यार, हेलो वर्ल्ड लिखा था जो अपन प्रिंट कर रहे थे, ये हमारा डबल कोटेशंस में था। डबल कोटेशन वाली चीज़ स्ट्रिंग बन जाती है। स्ट्रिंग क्या होता है आगे पढ़ेंगे। सिंगल कोटेशन वाला रहता है, कैरेक्टर रहता है, एक एक कैरेक्टर, जैसे A से लेकर के Z तक ये सारे कैरेक्टर्स हो गए। तो सिंगल कोटेशन A, सिंगल कोटेशन C, सिंगल कोटेशन Z, ये हमारे सारे कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद बुलियन कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बुलियन में 2 चीज़ें होती है सिर्फ, आइदर ट्रू और फॉल्स।
ट्रू को दर्शाते हैं 1 से, फॉल्स को दर्शाते हैं हम 0 से। तो बुलियन सिर्फ दो चीज़ें होती है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये थे आपके कुछ डेटा टाइप्स जो आपको C++ और C दोनों में सेम मिलते हैं। तो ये डेटा टाइप्स के अंदर आप देख सकते हैं यार अलग अलग डेटा है, इसलिए अलग अलग डेटा टाइप है, अलग अलग इनकी रेंज होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार कि अब डेटा टाइप्स जो आप बना रहे थे, जो मैंने आपको सिंटैक्स बताया था, ठीक है, जो सिंटैक्स था आपका, क्या डेटा टाइप आप लिखते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक बना देता हूँ int a = 5, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। तो a मैंने जो वेरिएबल बनाया है उसका कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ेगा, जैसे अपना कंटेनर था उसके अंदर अपना नमक रखा था, शक्कर रखा था। तो ये जो अंदर का डेटा है, नमक हो गया, शक्कर हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, इनका भी कुछ नाम है, मीनिंगफुल नाम है, ऑब्वियसली मीनिंगफुल नाम है। तो हमारे वेरिएबल्स का भी हम मीनिंगफुल नाम रखेंगे। अब यार मीनिंगफुल नाम रखने के लिए कुछ आपको छोटे मोटे रूल्स फॉलो करने हैं। रूल्स कुछ नहीं यार, एक बार पढ़ोगे याद रहेंगे हमेशा, आगे जा करके हमेशा फॉलो करना, गलतियाँ नहीं करना, क्योंकि कंपाइलर आपको फिर जो है वार्निंग दे देगा, एरर दे देगा। और रूल्स क्या है, ये आपके सारे रूल्स है। पहला रूल क्या बोलता है यार कि रेंज 1 to 255 कैरेक्टर। सीधी बात है, आपने जो ए लिखा है, मान ली थोड़ा मीनिंगफुल लिखते हैं तो एज बना देते हैं, तो मैं बोल देता हूँ यार int age = 25, ठीक है। तो एज मीनिंगफुल है। अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन ये है कि यार 1 से लेकर 255 कैरेक्टर्स, यहाँ पर हमारे हो रहे हैं 3 कैरेक्टर्स। तो बहुत लंबा नाम भी आप रख सकते हैं, बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं। लंबा नाम बनाने में जो भी आपका कोड पड़ेगा उसको समझ आना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लंबा नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है यार बिगिन विथ लेटर और अंडरस्कोर, या तो लेटर से शुरू कर दो या अंडरस्कोर से शुरू कर दो। इसका मतलब बाकी सारी चीज़ें आप शुरू नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मैं इंट लिखता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ यार 5 और कार, ऐसा करके कुछ भी मैं लिख देता हूँ, तो ये नॉट अलाउड, ठीक है। ये गलत बता देगा। गलत क्यों बता देगा, क्योंकि यार यहाँ पर जो है शुरुआत हो चुकी है 5 से। आप सिर्फ एक लेटर अल्फ़ाबेट, कैपिटल हो स्मॉल हो चलेगा, या फिर अंडरस्कोर, स्पेशल सिंबल्स में सिर्फ अंडरस्कोर, ठीक है। तो कुछ वैलिड जो मैं आपको बताता हूँ वो, जैसे मान लीजिए CAR कार, या फिर इसके बाद एक अंडरस्कोर लगा दिया, या अंडरस्कोर कार मैंने कर दिया, तो ये सारे वैलिड है, ये सारे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यार केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी क्या होता है कि मैंने एक कैपिटल CAR करा और स्मॉल CAR करा, या फिर कैपिटल AGE करा या स्मॉल AGE करा, ये जो एज है ये दोनों अलग है। अगर मैं इंट कैपिटल AGE बनाता हूँ और एक इंट स्मॉल AGE बनाता हूँ, दोनों अलग अलग है, कंपाइलर दोनों को अलग तरह से ट्रीट करेगा। इसको बोलते हैं केस सेंसिटिविटी, ठीक है। तो हमने ये तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली है। चौथी चीज़ आती है स्पेसेस नॉट अलाउड। ऑब्वियसली यार आप एक वेरिएबल बना रहे हैं और फिर आप स्पेस दे देते हैं तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा स्पेस किस चीज़ के लिए है। पांचवी चीज़ है आपकी स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड। स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है, बाकी जैसे आपके डॉलर हो गए या फिर आपका एस्ट्रिक हो गया, ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ये आपके अलाउड नहीं है वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन में। और लास्ट आता है यार आपका रिजर्व्ड कीवर्ड। रिजर्व्ड कीवर्ड क्या होता है आपको समझ अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। कीवर्ड क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द जिनका स्पेशल मीनिंग है। स्पेशल मीनिंग है मतलब इंट लिखा मैंने, फ्लोट लिखा मैंने, ये कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं, एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है। किसी का नाम नहीं है वेरिएबल का, मैंने खुद ने कुछ नहीं बनाया, ये सी ने या फिर C++ ने पहले ही बोल दिया है ये चीज़ें मेरी है, ये आप लिखोगे तो इसका कुछ स्पेशल मीनिंग है। इंट लिख रहे हो मतलब आप कुछ बताना चाहते हो क्या कि आप इंटीजर नाम का वेरिएबल बना रहे हो। ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स है मतलब इनका एक स्पेशल मीनिंग है, ठीक है। उनका यूज़ आप ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं वेरिएबल्स के नाम में। जैसे मान लीजिए मैं इंट करके लिखता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ फ्लोट। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि यार मैं फ्लोट नाम का अपना वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ, पर मेरे को नहीं बना देगा। क्यों? क्योंकि फ्लोट से यार कंफ्यूज हो जाएगा। वो बोलेगा यार इंट पहले आपने बनाया, फिर आप फ्लोट एक और वेरिएबल बनाना चाहते हो, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि यार फ्लोट ही वेरिएबल का नाम है, कितना कन्फ्यूजिंग है। इसीलिए इसके लिए भी कन्फ्यूजिंग है, इसलिए रिजर्व्ड कीवर्ड्स का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप गूगल पे जाएंगे, आप लिस्ट देखेंगे रिजर्व्ड कीवर्ड्स की, आपको मिल जाएगी, बहुत सारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अब एक बार हम अपने VS कोड में चल के थोड़े बहुत वेरिएबल्स बना लेते हैं, ठीक है, और मैं आपको रिजर्व कीवर्ड का भी बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेन मैंने लिखा है तो मेन मेरा रिजर्व कीवर्ड है, यहाँ पर नेम स्पेस लिखा है वो मेरा रिजर्व कीवर्ड है, ये सारे मेरे रिजर्व कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं फ्लोट बना लेता हूँ, FLOAT फ्लोट, और मैं बोलता हूँ यार पाई की वैल्यू मेरे को स्टोर करानी है तो मैं 3.14 स्टोर करवा दूंगा। अब मैं इसको सी आउट कर दूंगा और मैं डायरेक्टली पाई लिख दूंगा, ठीक है। ये सी आउट, अब मान लीजिए सी आउट के बाद मैंने कल क्या किया था, डबल कोटेशंस में। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं डबल कोटेशंस में पाई लिख देता हूँ और इसको सेव करके और रन करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मैं डिबग नहीं करना चाहता, मैं रन करूँगा,
ठीक है। इसको रन करूँगा, मुझे पाई लिखा हुआ मिला। ऑब्वियसली पाई मिलेगा यार, क्योंकि यहाँ मैंने डबल कोटेशन के अंदर पाई लिखा है। मुझे चाहिए पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू कैसे प्रिंट करूँगा मैं? सिंगल मतलब बिना कोटेशंस के डायरेक्ट मैं अगर पाई लिखता हूँ तो मुझे पाई की वैल्यू मिलेगी। अब मैं इसको रन करूँगा तो यार इसको पहले सेव करना पड़ेगा, उसके बाद इसको रन करूँगा तो मुझे पाई की वैल्यू मिल गई 3.14 जो उसमें स्टोर थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए, और एक और बात, यहाँ पर वाइट स्पेस जो आप स्पेस देते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, ठीक है, लेकिन इतनी भी मत दीजिए, समझ आनी चाहिए। तो स्पेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सबको कंबाइन कर लेता है एट दी एंड, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए सी आउट के बाद में पाए, और इसके बाद एक और मैंने इंसर्शन ऑपरेटर लगा दिया और मैं लिखता हूँ दिस इज़, और कुछ भी ऐसे करके लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैं मान लीजिए एंडल लिख देता हूँ। अब एंडल का क्या मतलब हुआ? अगर मैं दूसरी लाइन में करता हूँ सेकेंड लाइन, अब देखिए जस्ट फॉर अ सेकेंड मैं एंडल हटा देता हूँ एंड इसको सेव करके मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 3.14 दिस इज़ सेकेंड लाइन। मैंने सी आउट सेकेंड लाइन में करा था, फिर भी मुझे पहली लाइन में मिला, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन चलता है, इसलिए हम लगाते हैं एंड लाइन, एंडल एंड लाइन, सीधी सी बात। सेव करा, रन करा यहाँ पर, तो अब देखिए 3.14 दिस इज़ सेकेंड लाइन, दूसरी लाइन में अपने आप आ चुका है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं सी आउट की। अब हमने फ्लोट बना लिया है, मान लीजिए एक डबल भी बना लेते हैं, डबल पाई डबल, ठीक है। यहाँ पर मैं अंडरस्कोर का भी यूज़ कर लेता हूँ, तो डबल पाई डबल ये वैलिड है नाम, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3.1415 ऐसे करके। अब मान लीजिए एक इनवैलिड नाम लिखना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पर 5 कर देता हूँ। तो 5 करते ही जब मैं इसको सेव करूँगा तो VS कोड खुद ही आपको बता देगा कि यार ये इनवैलिड है। यहाँ आप देखिए एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिफायर जो अपन बोलते हैं, आइडेंटिफायर अपने वेरिएबल का नाम होता है, तो उसको एक आइडेंटिफायर चाहिए था यार, आपने कुछ और ही दे दिया, उसको समझ ही नहीं आया। तो यहाँ पर आपको वैलिड नाम लिखने हैं उन रूल्स के हिसाब से, ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना, ठीक है, पाई डबल हो चुका है, उसको मैंने प्रिंट नहीं किया है, ठीक है। अब एक कैरेक्टर भी बना लेते हैं हम, ठीक है। तो कैरेक्टर बनाने के कैर, और फिर कैरेक्टर मान लीजिए मैं फर्स्ट लेटर ऑफ नेम, ये मेरा केमल केस है, तो फर्स्ट लेटर ऑफ नेम कैर, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं यार, कैर और मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, उसके बाद में उसको बाद में भी जो है कर सकता हूँ, उसमें वैल्यू डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं वी लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरा कैरेक्टर बन चुका है। अब मैं यहाँ पर सी आउट कर सकता हूँ इसको इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मैं कर दूँगा फर्स्ट लेटर ऑफ नेम सी आउट, और फिर से कर दूँगा और एंडल। और एक और चीज़ यार, एंडल आपको अगर नहीं लगाना है तो आप यहाँ पर \n कर सकते हैं। \n से क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। इनको बोलते हैं यार हम एस्केप कैरेक्टर्स, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिस इज़ नेक्स्ट लाइन आ चुका है, सेकंड लाइन, और मेरा जो है वी प्रिंट हो चुका है, क्योंकि वी जो है मेरा फर्स्ट लेटर ऑफ नेम मैंने स्टोर किया था। ये हमारा कैरेक्टर हो गया है। एक और हम देख लेते हैं बुलियन। अब बुलियन लिखने के लिए हमें बुलियन नहीं लिखना है, ठीक है। बुलियन लिखने के लिए हमें बुलियन नहीं लिखना है, क्यों? सिर्फ बुल लिखना है। C++ में सिर्फ बुल लिखना है। बुल इज़ ट्रू, ठीक है। कुछ भी मैं नाम ले लेता हूँ, इज इक्वल्स टू मैं कर लेता हूँ ट्रू। अभी ट्रू और फॉल्स दो कीवर्ड्स हैं आपके। ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0। इसको मैं मान लीजिए यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ सी आउट। यहाँ मैं करूँगा सी आउट और फिर मैं लिख दूँगा वैल्यू ऑफ बुलियन वेरिएबल, और फिर मैं कर दूँगा इस ट्रू। ये मेरा वेरिएबल था इस ट्रू। इसको मैं सेव करूँगा, इसको मैं रन करूँगा, तो आप देख सकते हैं लास्ट में वैल्यू ऑफ बुलियन वेरिएबल इज़ 1। जैसे ही मैं इसको फॉल्स करता हूँ, ठीक है, T एंड F कैपिटल, जैसे इसको फॉल्स करता हूँ आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ बुलियन वेरिएबल इज़ 0। तो ट्रू माने 1, फॉल्स माने 0। तो हम सारे डेटा टाइप्स देख चुके हैं। अब एक दो छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इंट इज इक्वल्स टू 5 है, क्या हो अगर मैं इसमें रैंडम नंबर डाल देता हूँ थोड़े बहुत ज़्यादा, ये एक बड़ी वैल्यू हो गई, बड़ी वैल्यू हो गई। अब मैं इसको रन करूँ अगर, तो 5765, ठीक है, रन करा, यहाँ पर मुझे एरर मिल गया। एरर क्या बोल रहा है यहाँ पर, एरर पढ़िए, ठीक है। इम्प्लिसिट कन्वर्जेशन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट चेंजेस वैल्यू फ्रॉम दिस टू दिस। मतलब इसने इम्प्लिसिट खुद से अंदर ही अंदर कन्वर्जन करा। कन्वर्जन क्यों करा? क्योंकि इंट की कैपेसिटी नहीं है।
ऐसा आप बोल लीजिए। मतलब मान लीजिए यार छोटा सा डिब्बा है हमारा नमक या शक्कर का, और उसमें हम तेल डाल रहे हैं, खाना बनाने वाला तेल, तो थोड़ा तेल आएगा, ठीक है, बाकी सब ओवरफ्लो कर जाएगा। तो बाकी के तेल का क्या हुआ? डेटा तो हमारा पूरा एक जो है ख़त्म हो चुका है, विनाश हो चुका है उसका। उसी तरह से यहाँ पर इंटीजर की एक स्पेसिफाइड रेंज है, इसको हम बोलते हैं रेंज। इसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो रेंज क्या होती है यार? रेंज मतलब कि एक आपको फिक्स दायरा कर दिया है कि इंटीजर मतलब इतने से इतने की वैल्यू आप दे सकते हैं उसको। उससे और बड़ा चाहिए तो आपको दूसरी मेथड्स दे रखी है, आप लॉन्ग का यूज़ करें, ठीक है, ये सारे आप क्वान्टिफायर्स का यूज़ करें, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी ये कुछ मॉडिफायर्स होते हैं, अनसाइंड इंट और फिर साइंड इंट और फिर लॉन्ग साइंड इंट, इनके बारे में हम बहुत जल्द बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेंज के बारे में। रेंज क्या होता है? सीधी सी बात है यार, आपको एक दायरे में रहना है, आपको वो चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो रेंज की अगर बात करें तो हमारे पास सामने एक टेबल बनी हुई है, उसके अंदर अगर आप देखें तो यार डेटा टाइप है, मेरा डेटा टाइप है, उसके बाद यार साइज़ इन बाइट्स हैं, ठीक है। बाइट क्या होता है? एक बाइट होता है यार आपका 8 बिट्स, है ना, ये बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। साइज़ इन बाइट्स है, कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करती है कुछ कुछ जगह पर, जैसे इंटीजर कहीं पर 4 बाइट्स है, कहीं पर 2 है, कहीं 8, ऐसा होता है, ठीक है, 2 और 4 ही होता है। तो यहाँ पर हमारे इंटीजर को 4 दे रखी है ना। तो यहाँ पर रेंज है, रेंज देखिए क्या है, शॉर्ट इंट ये सब अभी छोड़ दीजिए, अभी हम फोकस करते हैं हमारे इंट पे। 4 इसकी जो है बाइट दे रखी है, उसकी रेंज है यार -2147483 से लेकर के 2147483 ठीक है। डीप डाइव जब प्रोग्रामिंग में करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तब हम समझेंगे रेंज निकली कैसे है। पूरा बाइट्स का फंडा है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो -214 इतने से लेकर के इतना तक ये रेंज है। इससे ज़्यादा आप बड़ी डिजिट लिख दोगे तो वो ओवरफ्लो कर देगा, ठीक है। उसके लिए आपको फिर दूसरा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो आगे आपने शब्द देखे लिखे हुए, अनसाइंड लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग, ये जो चीज़ें हैं इनको मॉडिफायर्स बोलते हैं। इनसे क्या होता है यार, हम रेंज कम ज़्यादा कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए इंटीजर मैंने बनाया और ये एक रेंज है, ठीक है, और उससे बाहर मेरे को और ज़्यादा लंबी वैल्यू चाहिए, तो मैं इन मॉडिफायर्स का यूज़ करके यार आगे लगा दूंगा कि भाई मुझे लॉन्ग इंट दे दे, तो तू ज़्यादा वैल्यू फिर मुझे दे पाएगा, ठीक है। तो ये फिर मॉडिफायर्स होते हैं। तो उसी तरह से फ्लोट की मान लीजिए ये है, तो ये जो है पावर में बहुत लंबी वैल्यू चल जाती है। कैरेक्टर सिर्फ 1 बाइट लेता है और -128 से 127 उसकी जो है रेंज होती है। तो ये हमने बात कर ली है रेंज के बारे में। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ यार, जो आपने डेटा टाइप्स पढ़ा है अभी, वो बहुत ही बेसिक आपको डेटा टाइप्स मैंने बताए हैं। उसके अलावा भी कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। तो प्राइमरी डेटा टाइप्स आपको मैंने बताए हैं, फिर होते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स, ठीक है, फिर होते हैं आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ये आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। प्राइमरी डेटा इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोटिंग, डबल, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी है, ये हमारे प्राइमरी है। अब इन डेटा टाइप से डिराइव हो करके मेरे जो है ये डेटा टाइप्स बनते हैं, ठीक है। ये सारे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स भी कुछ होते हैं, सी और C++ में, दोनों में सेम है, ठीक है। क्लास हो गई, एनिमरेशन हो गया, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सारी चीज़ें जो है यूज़र डिफाइंड है, ठीक है। तो ये आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं। अभी हमने प्राइमरी डेटा टाइप्स कवर कर लिया है, जिसमें आपका इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, बुलियन हो गया, ये सारी चीज़ें हो चुकी है, ठीक है। तो अब लास्ट में एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं यार, आपका जो स्कोप होता है ना। स्कोप की मैंने कल एक छोटी सी आपको छवि दिखाई थी। स्कोप मतलब मैंने आपको बोला था कि यार ये जो मेरा ब्रैकेट है, ये मेरा एक स्कोप है, ये मेरा एक स्कोप है। इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक वेरिएबल है इंट ए। इस ए को कौन जानता है, ऐसा समझे, इस ए को कौन जानता है। यहाँ मैं कहीं लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ मैं लिखता हूँ, अगर यहाँ मैं लिखता हूँ सी आउट और ए, ठीक है, फिर इस ए को यहाँ पर जाना जाएगा, ऑब्वियसली जाना जाएगा। अब मैं बात करता हूँ स्कोप की। तो यार स्कोप आपके 2 टाइप के हैं, ठीक है। बेसिकली इतना समझिए कि 2 टाइप के वेरिएबल्स हैं आपके। पहला है आपका लोकल वेरिएबल, दूसरा है आपका ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहला है आपका लोकल वेरिएबल और दूसरा है आपका ग्लोबल वेरिएबल। अभी 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, दोनों कैसे बनाते हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। तो अभी हमने फंक्शंस की बात नहीं करी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, टेस्ट फन। ये एक फ़ंक्शन है, वाइड है, इसलिए कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ये चीज़ हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे। फंक्शंस आगे जा कर के पढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं z नाम से, और z में है 6, और सी आउट कर देता हूँ z को, ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा मेन में। तो कॉल करूँगा मैं यहाँ जा कर के, और यहाँ मैं कॉल करूँगा टेस्ट
फन को मैंने कॉल कर दिया है। ये सारी चीज़ें जो है मैं कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। यहाँ पर मैंने टेस्ट फन को कॉल किया। टेस्ट फन को कॉल करने से क्या होगा, सबसे पहले मेन के पास जाएगा, कंट्रोल फ्लो सबसे पहले मेन के पास जाएगा, उसके बाद जो है टेस्ट फन के पास जाएगा। बाकी सब तो कमेंट इग्नोर हो जाएंगे। टेस्ट फन के पास जाने के बाद क्या होगा कि ये यहाँ पहुँच जाएगा टेस्ट फन के पास। अंदर जाते उसको एक इंट z वेरिएबल मिला, उसके बाद उसने जो है सी आउट कर दिया z को। अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मिलेगा कि z जो है डायरेक्टली सी आउट हो चुका है, 6 आपका आ चुका है, ठीक है, और एंडल भी हो चुका है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये मेरा लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है, कैसे बनाऊँ मैं लोकल ग्लोबल। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूँ z की, तो अगर मैं मेन के अंदर जा कर के और सी आउट कर देता हूँ मैं z, ठीक है, और फॉर क्लैरिफिकेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम मेन, ठीक है, फ्रॉम मेन और z। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और मैं रन करने की कोशिश करूँ, इसने पहले मुझे एरर दे दिया है कि यार z तो मुझे मिला ही नहीं, आइडेंटिफायर z इज़ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों कि मुझे z मिला ही नहीं, कहाँ है z। इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। मतलब अगर एक फंक्शन ब्लॉक के अंदर आपने बनाया है किसी वेरिएबल को, तो वो लोकल है, उसको कोई बाहर नहीं जानता, उसको सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन में जाना जाएगा। कैसे पता चलेगा वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, तो वो आपके पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस बताते हैं, कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म, बस इसका अस्तित्व ही यहाँ तक है, इसलिए इसको बोल देते हैं हम लोकल टू द, क्या बोलते हैं, टेस्ट फन फंक्शन। बस इतना ही लोकल है ये, ठीक है, बाकी कहीं नहीं जा सकता है, तो इसको हम बोल देते हैं लोकल वेरिएबल। तो अब ग्लोबल वेरिएबल क्या हुआ। अब लोकल वेरिएबल जैसे मान लीजिए मैं फंक्शन इधर मेन में बनाता हूँ, इंट a इज इक्वल्स टू 6 बनाता हूँ। अब यहाँ पर मैं जा कर के और सी आउट कर देता हूँ यहाँ पर a। तो अब ऑब्वियसली बात, सीधी सी बात है, मेन फंक्शन का जो है लोकल वेरिएबल a है, जो किसी और फंक्शन में एक्सेसिबल नहीं है, तो ये भी एक लोकल वेरिएबल हो गया, तो इसको कमेंट करना पड़ेगा। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल तो हमें समझ आ गया, ग्लोबल क्या होता है। तो ग्लोबल वेरिएबल हर फंक्शन के बाहर बनेगा, ग्लोबल वेरिएबल हर फंक्शन के बाहर बनेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए इंट ग्लोबवेयर, ठीक है, इंट ग्लोबवेयर ये मैंने बना दिया है 45। यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ तो उसको मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, उसको मैं टेस्ट फन में भी यूज़ कर सकता हूँ, और एंड यहाँ मैं लिख दूँगा दिस इज़ फ्रॉम टेस्ट फन फंक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ भी इसका यूज़ कर लिया है, ओके। और उसी तरह से यहाँ मैं कर दूँगा फ्रॉम मेन ग्लोबवेयर, ग्रेट। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों जगह मैं यूज़ कर सकता हूँ, कोई एरर मुझे नहीं मिला। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं लास्ट में दिस इज़ फ्रॉम टेस्ट फन 45 एंड फ्रॉम मेन 45। तो ये मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आ चुका होगा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस। तो हम सारी बात कर चुके हैं, हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम रेंज भी देख चुके हैं, किसकी कितनी रेंज होती है। हाँ, साइज़ जो आपको मैं बोल रहा था 4 बाइट 8 बाइट ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ साइज़ ऑफ जो हमारा ऑपरेटर है सी ने दे रखा है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सी आउट डायरेक्टली कर दूँगा, सी आउट कर दूँगा मैं साइज़ ऑफ के अंदर मैं लिख दूँगा इंट, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये मुझे जो है इंटीजर की साइज़ बता देगा बाइट्स में। तो आप देख सकते हैं लास्ट में मुझे 4 मिला, 4 बाइट्स, ठीक है। अगर यहाँ इंट की जगह मैं कर देता हूँ यार फ्लोट कर दूँगा, तो फ्लोट की भी 4 ही थी, ठीक है। मैं कर देता हूँ यहाँ पर यार डबल, ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ डबल। तो डबल की कितनी थी यार अपनी 8 थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 8 मिल जाएगा, ये देखिए 8 बाइट्स हमें मिल चुका है। तो ये साइज़ ऑफ का यूज़ करके आप जो है साइज़ बाइट्स में निकाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने कवर कर ली है, जो भी हमने सोचा था, ठीक है। कमेंट्स आपको बता दिए गए हैं, वेरिएबल्स बता दिया है, डेटा टाइप्स की हमने बात कर ली है, और रेंज के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो यार इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।